ओके सो बच्चों, आई एम सेइंग दिस अगेन दैट जितनी भी फ्लक्चुएशन क्लास में आ रही है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, राइट? कवर द ब्रेक्स फ्रॉम द वीडियो ओनली. All right, just visit this video, just listen to the video lecture again and try to fill the breaks that we have due to the network connectivity. All right, so in this class we are going to study about Plato's Republic. Okay, but before that, let's have a close glance over what we have in our syllabus and what we are going to study, you know, in the coming weeks. All right, so ये जो तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है इंग्लिश में, it consists of 20 papers, right? There are 5 papers in each of 100 marks. Okay, and आई एम कंटिन्यूइंग द लेक्चर, राइट? अगर नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो बच्चों वीडियो में देख लेना, राइट? कल आई विल ट्राई टू बी इन ए गुड लोकेशन जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक हो. ओके, एंड देन वी विल कंटिन्यू द क्लासेस, राइट? ओके, so what I was saying, that yes, there are 5 papers in each semester of 100 marks. Okay, and the internal assessment, it is of 30 marks. Okay, and in 4th semester there is the viva of 100 marks. That's not important, not for you. Okay, अब हम इंटरनल असेसमेंट की बच्चों देखो बात कर लेते हैं. टर्म पेपर 10 मार्क्स का है और जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो 10 मार्क्स का है. अटेंडेंस और डिसिप्लिन के 10 मार्क्स हैं. तो टर्म पेपर बेसिकली हम असाइनमेंट्स को बोल देते हैं. तो 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं, प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स हैं और अटेंडेंस के यहाँ पे 10 मार्क्स हैं. ओके, तो जितने भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके कोर्सेज हैं उनको कोर कोर्सेज बोले जाते हैं, इसीलिए कंपलसरी कोर्सेज हैं. यानी कि आपको कोई सिलेक्शन या कोई चॉइसेस नहीं दी जाती. लेकिन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या देखेंगे कि आपको ओपन चॉइस कोर्सेज दिए जाएंगे. ओके, जिसको OCC बोला जाता है. और एक आपका इलेक्टिव कोर्स होगा, जिसको EC बोला जाता है. ये आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हम देखेंगे. अभी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? अभी जो बेसिकली आपके कोर्सेज हैं दैट आर कोर कोर्सेज, जो आपको कंपल्सरली सारे जो पेपर्स हैं वो करने हैं. ओके, सो पेपर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे. वी विल ट्राई टू कंप्लीट पेपर 1 एज सून एज पॉसिबल, राइट? बट पेपर 1 आपका जो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. और क्रिटिसिज्म इतना इजीली नहीं हो सकता है. क्रिटिसिज्म टेक टाइम्स. Okay, it will take time to even finish one critique. It will at least take 4 to 5 days if we are trying to complete at least one critique, right? So आज का जो ये लेक्चर है, इट इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर. यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, राइट? प्लेटो कौन था, रिपब्लिक क्या है, एंड ऑल दीज कंटेम्प्रेरी सिनारियोज एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट jump into what literary criticism is. बच्चों, कभी भी आप किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो क्रिटिक हो, कभी भी आप किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है कि आप उस राइटर की जो कंटेम्प्रेरी टाइम है उसको भी स्टडी करें. ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को पढ़ना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है. Okay, it's really crucial to read these two things simultaneously, right? It is very important to read these things. So आप जब अब हम इस प्लेटो को जब हम पढ़ेंगे, इस क्रिटिक को हम पढ़ेंगे, तो we are definitely going to study about the contemporary time. We are going to study the contemporary age in which Plato lived, right? So before jumping into Plato and Republic and the other things and other aspects of this particular critique, let's just read what literary criticism is. Literary criticism basically होता क्या है? Okay, बच्चों, just mind it. PhD क्या जो वाइवा है हमने देखा था 100 मार्क्स का होता है जो आपके 4th सेमेस्टर में. एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, आप क्यों पढ़ रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, राइट? तो ये एक बहुत ज्यादा एसेंशियल क्वेश्चन हो जाता है. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को जब आप पढ़ रहे हैं उससे पहले बहुत ज्यादा एसेंशियल है ये समझना कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिक क्या होता है, और ये जो टर्म लिटरेरी है उसका क्या मतलब है.
अब जब भी ये जो वर्ड है ना क्रिटिसिज्म, ये आपके माइंड में आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज आ रही होती है? आपके दिमाग में यही आ रहा होता है कि क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग जजमेंट, राइट? क्रिटिक करना। ओके तो यानी कि आप अपने जजमेंट्स दे रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, यू नो व्हाट यू आर गिविंग जजमेंट अबाउट, यू आर गिविंग जजमेंट अबाउट द मेरिट्स एंड फॉल्ट्स ऑफ अ वर्क। ओके और ये जो क्रिटिसिज्म है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेरिट्स और फॉल्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म होता क्या है? इट इज, दिस इज ए एनालिटिकल एक्टिविटी दैट सीक्स टू इवैल्यूएट, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। ओके सो ये क्या हो गया? ये होता है क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिक कौन है? मैं बार बार एक टर्म क्रिटिक की को यूज कर रही हूँ कि क्रिटिक, ओके क्रिटिक दिस, क्रिटिक दैट। क्रिटिक कौन है? Critique is basically an individual, okay, who engage in the analyze, evaluation and interpretation of a subject. You getting it? Criticism क्या होता है? It is the act of making judgment, you know, about the merits and faults of a work. और ये जो judgment है ना, merits और faults दिखाने का जो judgment है, ये कौन करता है? ये करता है critique. ओके और क्रिटिक क्या करेगा? वो एनालाइज करेगा, वो इवेल्युएट करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा किसी भी एक सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा। ओके सो क्रिटिक समझ में आ गया, क्रिटिसिज्म समझ में आ गया। तो ये इसको नोट कर लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यू नो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं वाइवा में, कि क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिक क्या है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। अब लिटरेरी का क्या मतलब है? लिटरेरी इज बेसिकली एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर, राइट? लिटरेचर को हम अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, यू नो हर किसी चीज को, हर एक रिटन पेपर को हम लिटरेचर नहीं बोल देते। देयर सर्टेन यू नो एलिमेंट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं। अगर वो एलिमेंट्स यू नो पीस ऑफ राइटिंग इट कंटेन दो सर्टेन एलिमेंट्स, तभी हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क इज लिटरेचर। ओके सो लिटरेरी का क्या मतलब हो जाता है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या हो जाएगा? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द स्टडी, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। ओके अब देखो लिटरेचर जो है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, ये हमेशा इन्फ्लुएंस हुआ है लिटरेरी थ्योरीज से। लिटरेरी थ्योरीज क्या होती है? लिटरेरी थ्योरीज दे आर द फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ इट्स मेथड्स एंड गोल। अब देखो क्रिटिसिज्म इट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, राइट? अब स्कॉलरली आर्टिकल्स से लेके लिटरेरी रिव्यू, चाहे वो कहीं भी पब्लिश हो रहे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, ये सारे क्या है? ये क्रिटिसिज्म के कई सारे फॉर्म्स हैं। अब क्रिटिसिज्म बेसिकली हेल्प क्या करता है? इट हेल्प्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लिटरेचर ऑन अ डीपर लेवल। ठीक है, हमारा जो एक क्वेश्चन आता है कि ओके लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी है, क्या क्यों हमें पढ़ना चाहिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली रीडर्स को क्या हेल्प करता है? लिटरेचर को हेल्प रीडर्स को हेल्प करता है कि ताकि वो लिटरेचर को एक डीपर लेवल पे समझ सकें, लिटरेचर को इंटरप्रेट कर सकें इन ऑन अ डीपर लेवल। अब देखो लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, नुआंस्ड होते हैं। ओके सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली प्रोवाइड्स टूल्स एंड टेक्निक, okay, to dissect these complexities and unravel the deeper meanings, themes and motives in a work. कोई भी लिटरेचर यू नो किसी भी टेक्स्ट को आप जब पढ़ते हैं वो इतना इजी नहीं होता, राइट? ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लिटरेचर की, उसको समझने के लिए, किसी भी एक पीस ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए, राइट, आप क्या करते हैं? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का यूज करते हैं। यहाँ पे हम टी.एस. एलियट की एक फेमस कोट है, हम उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। The function of criticism should be first to make distinctions of values, to praise and to blame, and to declare certain things to be worth doing and others not worth doing. ओके तो ये इलियट की जो ये कोट है, ये क्या सजेस्ट कर रही है? इट सजेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, राइट? ये रोल क्या है? दिस रोल इज इवैल्यूएटिव एंड नॉर्मेटिव। ओके तो ये जो कोट है वो हमें क्या बता रही है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ जजमेंट, है ना? प्रेज एंड ब्लेम की बात हो रही है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ जजमेंट,
ओके और यहाँ पे इट डिक्लेयर्ड सर्टन थिंग्स टू बी डूइंग वर्थ डूइंग एंड अदर्स नॉट वर्थ डूइंग. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है दैट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इट डिलाइन that what is valuable in literature and what is not. So this is one of the primarily role of a criticism, right? So the primarily role kya hai criticism ka is to distinguish between what has literary merits and what does not. ओके सो ये जो असेसमेंट है, ये जो वैल्यूएशन है, वो किस पे डिपेंड करता है कि लिटरेचर जो जिस पीस ऑफ लिटरेचर को आप पढ़ रहे हैं, क्या उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, क्या उसमें थीमेटिक डेप्थ है, स्टाइलिस्टिक ओरिजिनलिटी है, ओके और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर एज अ होल, राइट? तो टीएस एलियट की ये जो डेफिनेशन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, इट इज वेरी वर्थवाइल. ओके नाउ अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या करता है, हमें इस इस पर्टिकुलर कोट से, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमें क्या करता है, इट अलाउ अस टू जज द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, है ना, व्हाट इज वर्थ डूइंग एंड व्हाट इज नॉट. ऑलराइट, सो क्रिटिक्स का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिटिक्स क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं. दे सेट द स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लिटरेचर and what can help readers choose what to read. Alright, so goal क्या है, major goal literary criticism का यही है, to provide an interpretation or analyze that deepens our understanding and appreciation of a work of literature. Okay, so it just allow readers to engage more profoundly with text. It helps to uncover layers of meanings, है ना, और exploring the effect of literary techniques and considering the work in a broader context. okay context जो है वो broader होने चाहिए, यानी कि कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, हर एक कॉन्टेक्स्ट को वो क्या करता है, स्टडी करता है. एक और हम यहाँ पे जॉर्ज स्टेनर की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं. The duty and privilege of criticism is to say what the work of art is, to preserve it and transmit the perception. ओके तो यहाँ पे भी ये जो लाइन है, ये जो कोट है, ये कोट क्या आउटलाइन कर रहा है, पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म. ओके क्या रोल है क्रिटिसिज्म का? ओके यहाँ पे एम्फोसिस किस चीज पे दिया जा रहा है, इट एम्फोसाइज ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग द एसेंस ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट. ओके ये बताना कि वर्क ऑफ आर्ट है क्या, राइट ये काम किसका है, ये काम क्रिटिक का है. ओके क्रिटिसिज्म का क्या रोल है, द रोल इज okay to understand and communicate the essence of a work of art. okay ये अप्रोच क्या बताती है, जो क्रिटिक का प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, is to perceive and interpret the artwork and then convey this understanding to others. ओके ट्रांसमिट द परसेप्शन का क्या मतलब है, ट्रांसमिट द परसेप्शन का मतलब है कि आप क्या करिए, अपना जो आपने उसे परसीव किया, आपने इंटरप्रेट किया और आपने इस अंडरस्टैंडिंग को क्या करा, कन्वे किया रीडर्स को. ओके सो ये क्या है, प्रिविलेज ऑफ क्रिटिसिज्म है. ये वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिविलेज ऑफ क्रिटिसिज्म. प्रिविलेज ऑफ क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द यूनिक पोजिशन क्रिटिक्स होल्ड, okay in their ability to engage closely with work and to share their insight. अब देखो ये privilege क्यों है, because they have the opportunity to dwell deeply into the artwork, right, and uncover its intricacies and then communicate this understanding to a broader audience. तो ये जो रोल है किसका है, क्रिटिक का है और क्रिटिसिज्म का है. ओके राइट, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा. So let's just move forward. अब हम ये देखते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का लिटरेचर से क्या रोल है. बेटा ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. ये तुम्हें यहाँ पे भी पूछा जा सकता है पीएचडी वाइवा में, कल के दिन आप जब प्रोफेसर्स बनेंगे, उसके इंटरव्यूज देंगे, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या रिलेशनशिप है लिटरेचर के साथ. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है, इट इज अ डायलॉग विद लिटरेचर. okay अब देखो critiques they approach a text with certain questions, okay and they use various methodologies to answer the question. okay अब जैसे कि हम कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं. okay कोई एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है, राइट. अगर आप किसी एक नॉवल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे
तो आप उसमें क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जेंडर डायनामिक्स कैसे पोर्ट्रे किए गए हैं किसी नॉवल में. यू गेटिंग इट? यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट? या फिर आप क्या करते हैं, किसी एक नॉवल को पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो आप उस पर्सपेक्टिव से क्या चीजें देखने की कोशिश करेंगे? आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनियल पावर है, रिलेशनशिप है, उस पीस ऑफ लिटरेचर में कितना है या किस तरीके का है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन है. ओके, पावर रिलेशनशिप्स को आप, कॉलोनियल पावर रिलेशनशिप्स को आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेचर दोनों एक तरीके से क्या है, दे आर इन डायलॉग विद ईच अदर. ऑलराइट, so this is the reason that it is very important. ओके, अब हम ये देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हुआ कैसे है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू कैसे हुआ था. हमारे पास सबसे पहले जो थे क्लासिक क्रिटिक्स थे, है ना. सबसे पहले हमारे पास कौन थे? क्लासिक क्रिटिक्स थे. 400 BC से ये स्टार्ट हो गए थे मिडिल एजेस तक. तो जो क्लासिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो ग्रीक फिलोसफर्स के साथ शुरू हुआ था, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे जैसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल. प्लेटो हमारे सिलेबस में भी है. ओके, प्लेटो ने अपना क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री दिया. उसने पोइट्री को क्या बोला कि इमिटेशन. ओके, पोइट्री इज एन इमिटेशन. ये चीज उसने अपने रिपब्लिक में बोली. जबकि एरिस्टोटल में बोला था अपने पोइटिक्स में, उसने वहां पे क्या करा, ही एग्जामिन द नेचर ऑफ ट्रेजिक ड्रामा. ये क्या थे? ये these were some of the earliest principles of literary theory. क्लासिक लिटरेरी थ्योरी या क्लासिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो था, इट वाज अर्लीस्ट ऑफ दीज लिटरेरी थ्योरीज. ओके, फिर हम जंप करते हैं मिडिवल क्रिटिसिज्म में. यानी कि हम यहाँ पे मिडिवल क्रिटिसिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 5th से 15th सेंचुरी. मिडिवल क्रिटिसिज्म में, मिडिल एजेस में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इट वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस इंटरप्रिटेशन. खास तौर पर क्रिश्चियन एलिगरी की यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे बाइबल को फ्रीक्वेंटली इंटरप्रेट किया जाता था सिंबॉलिकली. एलिगोरिकल अप्रोच जो थी सेकुलर लिटरेचर में आपको देखने को मिलती है. और यहाँ पे के जो क्रिटिक्स थे वो सेंट अगस्टाइन थे, है ना, जिन्होंने आर्ग्यू किया दैट ऑल लिटरेचर शुड सर्व मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद फिर हम जंप करते हैं रेनेसां और एनलाइटमेंट क्रिटिसिज्म में. यानी कि 14th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. तो रेनेसां ने बेसिकली क्या करा था, इट ब्रॉट अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म. इस एरा में फिलिप सिडनी, इनकी अपॉलजी फॉर पोइट्री 1595 में इन्होंने लिखी है. इन्होंने डिफेंड किया पोइट्री को एज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, कॉन्ट्राडिक्टिंग पोइट प्लेटोज अर्लियर क्रिटिक. और उसके बाद फिर हम देखते हैं एनलाइटमेंट पीरियड में. देखो, वी आर हाउ वी आर स्टडिंग इट, वी आर स्टडिंग इट टेकिंग अ कंसिडरेशन विद द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, है ना. हर एक पीरियड को हम लिंक करते हुए इन चीजों को पढ़ रहे हैं. तो एनलाइटमेंट पीरियड में क्या होता है? ओके, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट कि आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुई है. यू गेटिंग इट? कि आपने क्या करा है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको पीरियड्स के बारे में पता है, आपको एजेस के बारे में पता है, उनके बेसिक मूवमेंट्स के बारे में पता है, हर एक एज के. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट. अगर आपको नहीं पता है तो यू नीड टू रीड इट फर्स्ट. बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक एज के बारे में. आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक राइटर के बारे में जो इन्फ्लुएंशियल राइटर थे पर्टिकुलर एज के. तभी बच्चों कोई फायदा है मास्टर्स करने का. अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि कौन मैं रोमांटिक पीरियड की बात कर रही हूँ, तो आपको एकदम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि रोमांटिक पीरियड ये वाला इसका टाइम है, ये एज है, ये जो है इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं. अब मैं यहाँ पे इनलाइटमेंट पीरियड की बात कर रही हूँ या मैं रेनेसां की बात कर रही हूँ, तो तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए कि रेनेसां दिस वाज अ मूवमेंट जो कब था. राइट, ये सारी चीजें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए. ऑलराइट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है, आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता करो, पढ़ो जाके. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो सबसे पहले. ओके, तभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप पढ़ पाओगे. ऑलराइट, और हमेशा मैं अगेन आई एम रिपीटिंग इट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को साथ में रख के पढ़ो. आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में उस टाइम पे क्या हो रहा था जब वो हिस्ट्री और या एक पर्टिकुलर एज चल रहा था या कोई एक पर्टिकुलर पीरियड चल रहा था. कोई राइटर उस पीरियड में लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है, ये सारी चीजें कनेक्ट होती है कहाँ से, हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर और कंटेम्प्रेरी टाइम. ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ो. क्योंकि फिर वरना बहुत शर्म की ये बात हो जाएगी, आप मास्टर्स कर रहे हो, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर नहीं पता है तो. यू गेटिंग इट? सो लेट्स जस्ट जंप बट वेयर वी हैव लेफ्ट.
ओके, इनलाइटमेंट पीरियड की मैं बात कर रही थी। सो इनलाइटमेंट पीरियड में हमने क्या देखा था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थोड़ा सा सिस्टमैटिक बन गया था, एम्पेरिकल बन गया था। अब इनलाइटमेंट पीरियड में क्रिटिक्स जो थे, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, ये जो थे दो प्राइम लिटरेरी क्रिटिक्स थे, इन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश करी, है ना, एक कैनन की इन्होंने बात करी। ओके, जॉनसन का जो प्रीफेस एंड द लाइव्स ऑफ द पोएट, इसने क्या करा, it combined biography, historical context, close reading of close reading to evaluate literary works. ये जो था एनलाइटमेंट पीरियड था। उसके बाद का जो पीरियड आता है दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जो हम 18 और 19 सेंचुरी की बच्चों बात कर रहे हैं। रोमांटिक क्रिटिक्स ने क्या करा, दे रेबल्ड अगेंस्ट द एनलाइटमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एम्पेरिकल अप्रोच। इन्होंने क्या करा, रोमांटिक क्रिटिक्स ने, इन्होंने किस चीज को प्रिविलेज दी, इन्होंने प्रिविलेज दी इमोशंस को, ओरिजिनलिटी को, इंडिविजुअल जीनियस को। विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में हम देखते हैं, उन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज पे, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल फीलिंग्स पे, right? So this was the romantic criticism. Let's just jump into modern criticism. 20th century की बात हो रही है और 20th century से present की बात हो रही है। 20th century में it saw the multitude of critical approach. Formalist critique आ गए, जैसे कि न्यू क्रिटिक्स थे, जिन्होंने सिर्फ फोकस किस पे किया, टेक्स्ट पे किया, स्ट्रक्चर पे किया, इंटरनल मीनिंग्स पे किया। देन देयर वर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, जैसे डेरेडा ने क्या बोला, डीकंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट को उन्होंने फोकस किया टू रिवील हिडन कॉन्ट्रोडिक्शन। उसके बाद कुछ और अप्रोचेस आने लगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच आने लगी, फेमिनिस्ट अप्रोच आने लगी, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स आने लगे। इन्होंने लिटरेचर को किस तरीके से अप्रोच करने का स्टार्ट किया, या किस तरीके से एग्जामिन किया फ्रॉम अ सोशल पॉलिटिकल perspective. Okay, they try to reveal that how texts reflect and reproduce power structures. और फिर साइकोएनालिटिकल क्रिटिक्स, जैसे फ्रॉइडन एंड लकान, इन्होंने क्या करा, इन्होंने साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव इम्प्लाई करा टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट। एंड देन देयर आर रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक, जिन्होंने एम्फेसाइज किस चीज पे किया, रोल ऑफ रीडर इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। ओके, सो कभी भी जब आप मोड ऑफ डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मोड ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मोड होना चाहिए, हमेशा टेक्सचुअल एनालाइज पे फोकस करना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, और थियोरेटिकल अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। तो हम जो आगे क्रिटिक्स को पढ़ेंगे इन दिस कोर्स ऑफ अवर स्टडी, वी विल एग्जामिन स्पेसिफिक टेक्स्ट, कि कैसे we will try to explore how the historical background influenced them, and we will try to apply various theoretical framework to interpret them. जब हम एक बार क्रिटिसिज्म को पढ़ लेते हैं बच्चों, तो इट इज हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जनरेट हो जाते हैं। आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में पता है, आपको उनके वेरियस मेथड्स पता है, ऑफ एनालाइज, ऑफ टेक्सचुअल एनालाइज, तो आपका पढ़ने का जो नजरिया है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके पास कई सारे नजरिए हैं, बहुत सारे एनालाइज करने के आपके कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे अप्रोच हैं। तो तब आप इन अप्रोचेस के साथ जब आप नॉवल को पढ़ते हैं, तो उसके डायनेमिक्स, उसके जो मीनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, रादर देन आप एक प्लेन रीडिंग कर रहे हैं किसी भी एक नॉवल की, किसी भी एक टेक्स्ट का, किसी भी एक पोएम का, राइट? सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड टेक्स्ट बेस्ड ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेस्ड ऑन लिटरेरी थ्योरी। ओके, सो इसीलिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव देता है, बहुत सारे अप्रोच देता है टू स्टडी अ पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट, राइट? सो दिस वाज द थिंग। नाउ यस, सो या, तो क्यों इंपॉर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये चीज हमने देख ली है, ऑलराइट? सो या, ओके, सो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि यस, अगेन द सेम थिंग, बाय लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फर्स्ट वही पॉइंट आ जाता है, अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, है ना, कि बेसिक लेवल पे लिटरेचर, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो हमें क्यों है, क्या हेल्प करता है, टू हेल्प अस टू अप्रिशिएट लिटरेचर, है ना। एलियट ने क्या बोला था, that the only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative, है ना। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है किसी भी एक राइटर का,
है ना, उसको समझने के लिए, right? Objective correlative is basically what the writer was trying to say, what the writer was saying in that particular novel. वो उसका ऑब्जेक्टिव correlative, यानी कि अगर वो he is successful in making the audience understand what he is trying to say in a particular novel, that is objective correlative. अब वो जो objective correlative है वो complete कैसे होगा? It will complete, you know, with the help of literary criticism, because literary criticism basically equips us with the tool to identify and understand these objective correlatives. Okay, ये क्या करता है? It deepens our engagement with the text. Okay, so when we apply theoretical framework, है ना, theoretical frameworks का क्या मतलब है कि जो different theoretical lenses हमें provide करता है literary criticism, जैसे Marxism की हमने बात करी, feminism की बात करी, psychoanalysis की हमने बात करी, पोस्ट कोलोनियलिज्म की हमने बात करी, तो ये सारे जो theoretical lenses हैं ये हमें you know हमें एक व्यू देते हैं, ओके, टू रीड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये हमें एस्पेक्ट्स देते हैं। हर एक फ्रेमवर्क बच्चों डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इनरिच करता है, हर एक फ्रेमवर्क। ओके, सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली हमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, ओके, टू इट जस्ट गाइड अस that what is the author's intent, the text meaning, and our own responses as a reader. ऑलराइट, सो यही इंपॉर्टेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ओके, सो आई गेस तुम लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वैल्यू समझ में आ रही होगी, व्हाई इट इज एसेंशियल, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। टुमारो वी विल कंटिन्यू with our syllabus. We will read about Plato. We will read the biography and contemporary or social or political context of the age, right? So keep studying bacho, and it is very crucial to read history of English literature. And yes, so whenever you are reading literary criticism, एक चीज ध्यान में रखो कि आपको पीटर बेरी पीटर बेरी तो जरूर पढ़नी है ना, पीटर बेरी इज एसेंशियल। आई विल शेयर द पीडीएफ, और आप आज क्या करेंगे, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। आई गेस फर्स्ट 30 पेजेस that you need to complete it, right? And then we will continue with Plato, right? So take care, keep studying.